गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का आज 4th क्लास है। देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि कोई भी बॉडी अपने बारे में वो नहीं बता सकती है कि मोशन में है कि मोशन में नहीं है। उसको बताने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इन रेफरेंस के कलेक्शन को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और बेसिकली तीन चीज़ इसमें लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम, टाइम आपका, और ओरिजिन, ऑब्जर्वर, ठीक है ना। मतलब ओरिजिन पे ही ऑब्जर्वर को हम मान के चलते हैं कि एक ऑब्जर्वर जो है ओरिजिन पे बैठ के वॉच कर रहा है। चलिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको मैंने बताया था। कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन निकाल सकते हैं। पोजीशन निकालना पार्टिकल का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे चेंज इन पोजीशन। तो पहले ये समझते हैं कि सर पोजीशन कैसे होता है और कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया है, आपको ये एज्यूम करना है कि यहाँ पे एक क्लॉक है और एक ऑब्जर्वर बैठा है। ये आपको हाइपोथेटिकली एज्यूम करना है कि यहाँ पे जो टाइम होगा, अभी यहाँ पे लेंगे t=0। मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल ओरिजिन पे ही पार्टिकल है t=0 पे, t=5 सेकेंड पे यहाँ पहुँच गई। तो यहाँ पे t=0 पे यहाँ पे थी, t=5 पे यहाँ थी, t=30 पे यहाँ थी। तो यहाँ पे जो हम t ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं? क्लॉक से ले रहे हैं ना। तो इसी को मानना है कि यहाँ पे कोई आपका क्लॉक है। दूसरी बात, आपको ये बताया था कि मोशन के बारे में वो बॉडी नहीं बताएगा, कोई ऑब्जर्वर बताएगा। तो ऑब्जर्वर को हम बैठा देंगे ओरिजिन पे। मतलब सारे डिस्टेंस को, सारे डिस्प्लेसमेंट को हम कहाँ से मेजर करेंगे? आपके ओरिजिन से मेजर करेंगे। चलिए, क्लियर है? मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, इस पॉइंट को लेता हूँ, तो इस पॉइंट का पोजीशन हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक्स में कितना डिस्टेंस हमने चला? 2 यूनिट एक्स। वाई में कितना यूनिट चला? 1 यूनिट। तो ये हो गया आपका यूनिट। मतलब इस पॉइंट का पोजीशन हो गया 2, 1 आपका। अगर कोई पूछे कि सर ये बताइए ये पार्टिकल एक्स में कितना चला, तो आप बोलेंगे सर ये 2 यूनिट चला है। वाई में कितना चला? तो 1 यूनिट चला। अगर कोई ये पूछे कि सर ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या बता सकते हैं क्या? ऑरिजिन से ये डिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं क्या? तो आप देखिए, आप निकाल पाएंगे कि एक्स पे कितना चला 2, वाई पे कितना चला 1। आपसे पूछ रहा है ये डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या आप निकाल सकते हैं? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2² 1²। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में ये चीज़ हमने निकाला है, ये हमने निकाल दिया कहाँ से? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। कहाँ निकाल दिया? इस पोजीशन का डिस्टेंस निकाल दिया हमने। कहाँ से निकाल दिया? ऑरिजिन से निकाल दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे थी, पार्टिकल यहाँ पहुँच गई, तो इसका डिस्टेंस हमने आपका इससे आप निकाल दिया। तो किसी भी पोजीशन का डिस्टेंस हम, या उसको डिस्प्लेसमेंट बोले, कहाँ से हम निकालते हैं? हमेशा ऑरिजिन से निकालते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आप, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप बनाइएगा। पोजीशन को एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। ये आपका पोजीशन। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक ग्राफ बनाइएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। उसमें एक्स एक्सिस को 1 2 3 नंबरिंग कर दीजिएगा, राइट पे ऊपर की तरफ, फिर नेगेटिव। और इस पॉइंट को आपको वहाँ पे दिखाना है, और फिर उसके ओरिजिन से डिस्टेंस को आप बताइएगा। कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। जिनको नहीं है अभी, तो जिनको नहीं आएगा, अभी मैंने इससे जस्ट पहले सॉल्व किया, वो आप रिवाइंड करके देख लीजिए। बाकी ये आएगा तो आप सॉल्व करके पूछिए। चलिए, यहाँ तक हमने ये सारी बात सीख ली कि अब कोई भी मोशन का कोई भी बात करेगा तो सबसे पहले हम उसको कहाँ पे ले जाएंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 डायमेंशनल भी बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए 3 डायमेंशनल कैसे बनाते हैं? मान लीजिए एक्स एक्सिस से वाई
और ये जेड आपका बोर्ड की तरफ निकला हुआ। 3 डायमेंशन हमारे यहाँ अभी क्लास 9 के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब जो हम मोशन पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे। मोशन इन 1 डायमेंशन मतलब केवल एक ही डायमेंशन आपका चेंज होगा और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशन बनाने की कोई नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ से आपका बेसिक समझ लीजिए कि कंप्लीट हो गया है और यहाँ से मतलब आपके बुक से स्टार्ट हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि सर डिस्टेंस क्या होता है, सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस जो भी पार्टिकल पाथ कवर करती है, चाहे जैसा भी पाथ हो, पाथ सर्कुलर हो, स्ट्रेट लाइन हो, कैसा भी पाथ हो, उसको जब कवर करती है जो उसका पाथ लेंथ होता है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए पाथ लेंथ समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई जिगजैग जा रहा है, जिगजैग जा रहा है तो उसका जो पाथ लेंथ जैसा है वैसे ही उसको हम क्या बोलेंगे, आपका डिस्टेंस बोलेंगे। मान लीजिए कोई बॉडी है, यहाँ पे बी पे पहुँचा, ठीक है ना, तो जो पाथ लेंथ है, जो एक्चुअल पाथ है उसी को हम ऐड करेंगे तो आपका डिस्टेंस निकलेगा। मतलब 4 और 3 4 4 4 12 15। मतलब यहाँ ए से बी की तरफ जो भी आपके डिस्टेंस है वो कितना होगा 15। आप बात समझ में आ गई। मान लीजिए कोई बॉडी ए पे है, स्क्वायर है, ठीक है ना, 10 मीटर का इसका साइड है। ए से बी पे जा रही है तो 10 मीटर, बी से सी पे जा रही है 10 मीटर, सी से डी पे जा रही है 10 मीटर, डी से ए पे जा रही है तो 10 मीटर। मान लीजिए ए से बी की तरफ है तो कितना पाथ लेंथ है 10 मीटर। देखिए पाथ लेंथ जो है ये आपका जिगजैग भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप स्ट्रेट लाइन हो जाए तो 10, फिर बी से सी 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर की सर 20। फिर ए से डी के बारे में तो 10 10 10 30, ए से फिर ए के बारे में तो 10 10 10 10 कितना हो गया 40। सर ए से ए पे अब फिर ए से ए पे तो एक बार में 40, फिर एक बार में 40, कितना हो गया 80 मीटर। आप देख रहे हैं कि उसी पॉइंट पर अगर बार बार हम रीच कर रहे हैं फिर भी टोटल पाथ को हम क्या करें, इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब सारे पाथ को आपको क्या करना है, इंक्लूड कर देना है। जो भी आपका पाथ लेंथ है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे आप घर से चले स्कूल की तरफ, आपने सीधा गया, फिर आप मुड़े, फिर कोई गोलंबर पे आपने घूमा, फिर आप सीधा गए, जो भी जैसे जैसे आपने घूमा सबको कैलकुलेट कर देना है तो वो आपका निकल गया डिस्टेंस। डिस्टेंस समझ गए, कोई अब इसमें डाउट नहीं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए हमको पहले जानना है पोजीशन, जो कि आपको मैंने पोजीशन कोऑर्डिनेट सेक्शन कोऑर्डिनेट में आपको बताया था, जस्ट अभी बताया है। देखिए 2 पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल ए पे है, अगर वो पार्टिकल बी पे पहुंच जाए, चाहे किसी पाथ लेंथ से पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि कोई पार्टिकल इधर ए से बी की तरफ पहुंच गए, ए से बी ये पाथ लेंथ, तो डिस्टेंस तो आपका ये हो गया। लेकिन कोई बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट में हम बस यही देखेंगे कि पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया, किस पोजीशन से स्टार्ट किया और कहाँ पहुँची, बस। तो ओरिजिन हम कहाँ पे ले लेंगे, ओरिजिन ले लेंगे ए को ही, ओरिजिन कहाँ पे ले लेंगे ए को ही, और यहाँ से किस पाथ से गया है कोई मतलब नहीं है हमको। मतलब कहाँ पे था तो सर ए पे था, अब कहाँ है बी पे है। इनके बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। और शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ए एंड बी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जो भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, चाहे पार्टिकल कितना भी घूम घूम के गोल गोल घूम के गया हो, लेकिन बस डिस्प्लेसमेंट को उससे मतलब नहीं, पाथ लेंथ से कोई मतलब नहीं, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पहुँचा, बस इसी से मतलब है। चलिए जैसे मान लीजिए पार्टिकल ए पे स्टार्ट हुआ और फिर ए पे पहुँचा, सर डिस्प्लेसमेंट बताइए। ए से स्टार्ट हुआ, ए से पहुँचा, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ मान लीजिए 50 चक्कर लगा दिए। कितने चक्कर लगाए 50, तो एक चक्कर में 40 डिस्टेंस, 50 चक्कर में 50 गुने
40 करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि कहाँ पे था और कहाँ 50 चक्कर के बाद कहाँ पे है, तो यहीं पे है, तो डिस्टेंस आपका क्या होगा? 0, क्योंकि उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। जो ए पे और था और ए पे ही है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा। मतलब इसका मतलब हम ये समझ जाए कि डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। चलिए, ए से बी डिस्टेंस कितना? सर ए से बी 10, डिस्प्लेसमेंट कितना? अभी भी 10। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गए। क्यों? क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो भी शॉर्टेस्ट है। कई बार ऐसा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? अगर मान लो कि आपका डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट ही पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए से बी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गए। चलिए, ए से सी में बात ध्यान देने की होते हैं। ए से सी डिस्टेंस 10 10 20, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? कहाँ था, देखिए किस पाथ से गया है उससे आपको नहीं मतलब, कहाँ था से अभी कहाँ पे है, तो इनके बीच शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ये शॉर्टेस्ट पाथ है नहीं भाई, ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज है, इसमें डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, इसमें आपका डायरेक्शन होगा। ये देखिए ये 10 और ये 10 ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो मैंने पहली चीज़ आपको बताई है कि डिस्टेंस जो है आपका पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। बस वो ये देखता है कि पार्टिकल कहाँ पे था और कहाँ पे है, इससे मतलब होता है। तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब चलिए दूसरी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? देखिए, अगर सिग्निफिकेंटली देखा जाए तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मोशन हुआ है, अगर पार्टिकल ए पे है, अगर ये मोशन हुआ है, अगर मैं बोलूँगा एक्चुअल में मोशन हुआ है, या तो ये बी पे चला जाए या तो बी से जाकर फिर ए पे आ जाए, ए पे चले फिर ए पे ही आ जाए, अगर मोशन हुआ है तो डिस्टेंस तो हो ही जाएगा ना। अगर मोशन हुआ है तो डिस्टेंस हो ही जाएगा। अब बोल दिए सर मोशन ही नहीं हुआ, तो जब पार्टिकल अभी भी रेस्ट में है, बाद में भी रेस्ट में, तो जब मोशन ही नहीं हुआ तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं करना। मतलब मोशन हो गया, पार्टिकल जहाँ थी वहीं आगे ए से स्टार्ट हुआ, ए पे आ गया, तो क्या डिस्टेंस आपका पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे कि 0 लेंगे? बिल्कुल पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि पाथ लेंथ पे डिपेंड है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस आपका 0 तभी होगा जबकि कोई मोशन ही ना हो। दूसरी बात, सर निगेटिव, क्या डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है? तो देखिए, डिस्टेंस कभी निगेटिव कभी नहीं होगा। ऐसा होता है कोई -5 ही चले हैं? नहीं, आप कुछ तो कुछ चले होंगे, पूरब की तरफ चले, वेस्ट की तरफ, जहाँ भी चले हो, ठीक है ना, तो उसको हम ये नहीं कह सकते। आपको मतलब चले हैं तो पॉजिटिव हो। निगेटिव का कंसेप्ट आता है आपका कब आता है? जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। जब कहीं पॉइंट पे हम किसी डायरेक्शन की बात करते हैं तब वहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव आता है। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं आता है। चलिए, मान लीजिए ये एक्स हो गया, पूरा नहीं बना रहा हूँ। अगर पार्टिकल इधर मूव करे, ठीक है ना, पार्टिकल किधर मूव करेंगे? इधर मूव करेंगे, तो यहाँ पे जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको हम किस में लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हम कंसीडर उधर कर रहे हैं। पार्टिकल को मूव सोच है कि पार्टिकल उधर मूव करेगी, लेकिन पार्टिकल उधर पीछे की तरफ करेगी, इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे? निगेटिव ले लेंगे, ठीक है ना। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन होता है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट। इसमें कंसेप्ट आ जाता है आपका डायरेक्शन का। जहाँ भी डायरेक्शन आ जाएगा वहाँ पे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। जैसे मैं बोलूँगा 5 मीटर, तो ये हो गया डिस्टेंस, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? देखिए, जब भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात आ गई किसी भी क्वांटिटीज़ में, तो उस क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। उस क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आपका यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। और ये चीज़ भी हम याद रखेंगे कि केवल आपका मैग्नीट्यूड
और आपका डायरेक्शन से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपका वेक्टर नहीं होता है। आपको उसके लिए वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपका डिस्टेंस, आपका डिस्प्लेसमेंट है, उसमें मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन होगा, एंड वो किसको फॉलो करेगी? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी, तभी उसको हम बोलेंगे कि वो आपका पार्टिकल क्या वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड समझा देते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं। जैसे मैं बोला 5 किलो, तो यहाँ पे जो 5 है ना वो मैग्नीट्यूड हो गया। मैंने बोला 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 10 मीटर जो हो गया वो मैग्नीट्यूड हो गया। जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई वो मैग्नीट्यूड हो गई। एब्सोल्यूट वैल्यू समझ गए? जैसे नंबर लाइन पे 0 पे है, अगर +3 की तरफ जा रहे हैं तो कितना यूनिट आपने चला? 3। अगर -3 की तरफ भी जा रहे हैं तो कितना यूनिट चला? चला है आपने चला है आपने 3, लेकिन माइनस इसलिए लगा दिए क्योंकि डायरेक्शन बदल जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर डायरेक्शन को हम हटा दें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि -5 मीटर, -5 मीटर, तो ऐसा थोड़ी कि सर 5 मीटर तो समझ रहा है कि 5 मीटर पार्टिकल चला, सर -5 कैसे चलेगा? सर ये कैसे हो गया -5 चल दिया? देखिए यहाँ पे जो माइनस है ये एक्चुअल में डायरेक्शन का माइनस है। यहाँ जो माइनस है किसके कारण है? डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड अभी भी 5 है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो इधर कोई पार्टिकल जाएगा तो उसको हम निगेटिव बोलेंगे। अगर इधर 5 बढ़ा तो पॉजिटिव और इधर 5 बढ़ा तो निगेटिव। ये मत सोचिए कि सब -5 कैसे चलेगा, जरा हमको समझाइए। तो -5 ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको वहाँ पे जो माइनस है वो आपको क्या लेना है? उसको डायरेक्शन में जोड़ देना। चलिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ का डिस्टेंस आपका ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पार्टिकल दूर पे गया 10, यहाँ पे गया तो ये निकल गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपको पहले बताया, यहाँ पे आया तो कितना? 10, 20, 30 डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 10, और यहाँ पे आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस 40। चलिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका 14 हो गया, 14 है, ठीक है ना। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया? ये होगा डिस्प्लेसमेंट 14। तो क्या आप निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेमी सर्कल है, क्या होता है पेरीमीटर? 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पे /2 कर देंगे क्योंकि सेमी सर्कल है, πr कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब समझ में आ गया। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा जो आपको वेक्टर टर्म है, जो मैथमेटिक्स है, कोई भी क्वांटिटीज़ या तो वेक्टर होती है, या तो स्केलर होती है, या टेंसर क्वांटिटी होती है। देखिए अगर कोई पार्टिकल में केवल मैग्नीट्यूड हो तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अगर उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो और वो ट्रायंगल रूल को फॉलो करे, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करे, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। टेंसर क्वांटिटीज़ के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, उसके बारे में बाद में पढ़े। जैसे प्रेशर आपका टेंसर क्वांटिटीज हुआ, तो ये सब आपको बहुत आगे मिलेगा। वेक्टर और स्केलर थोड़ा बहुत मैं इसमें पढ़ाऊँगा। अब इसके बाद अभी आज आपने सीखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा। मतलब आज की क्लास में आप डिस्टेंस अगर मैं बताऊं तो निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में दूं तो निकाल सकते हैं। तो मैं 5 क्वेश्चन देता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, पार्टिकल 0 से A से, फिर A से B से, फिर B से C। सर इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? A 0 से 3, फिर A से B, ये वैल्यू दिया है 4, 4 3 7, फिर B से C पे निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा? डिस्टेंस।
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये कहाँ पे था कहाँ पे पहुँचा। अच्छा आप मुझे बताइए 3 और 4 पे कितना होगा, बताइए जरा भाई। ठीक है, और यहाँ पे 14 है, मतलब इसका 14 है, 14 2 28 और 28 और 5 आप जोड़ देंगे तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस आप घर से निकालिएगा, ये यहाँ पे आप लगा दीजिएगा वही जो कंसेप्ट आपको लगाया है 2πr। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखिए आपका जो बुक है उस पर डिस्टेंस अगर कहीं पे दिया है, मुझे लगता है कि कम ही दिया होगा, तो उसमें आप डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं बनेगा उसको मुझे बताइएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी से यहाँ से जो आपका अभी जो चैप्टर चलेगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना आना ही चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी में अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। कहीं भी आपका डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन मिले आप कीजिएगा। वैसे अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं वेलोसिटी का तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो आप वहाँ पे भी मतलब पूरी तरह से आपको ज़रूरत पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट निकालने का। कंसेप्ट आपको आ चुका है, पोजीशन का डिफरेंस देख लेना, वो आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।